रीबर्थ ऑफ माई आर्टिस्ट लवर एपिसोड 11 जयपुर राजस्थान रात का वक्त। ध्रुव प्रियांशी को लेकर के पैलेस वापस आ चुका था और वो दोनों अभी भी टेरेस पर थे। प्रियांशी चांद की तरफ देख रही थी और कुछ सोच रही थी। उसकी नजर अचानक से ध्रुव की तरफ गई और वो धीरे से बोली, ये क्या हो रहा है तुम्हें? बोलते हुए वो ध्रुव को देख रही थी जो कि खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था। प्रियांशी ने एक बार चांद की तरफ देखा और फिर वो ध्रुव के पास जाकर बोली, तुम्हें खुद को रोकने की जरूरत नहीं है ध्रुव, मैं हूं। बोलते हुए उसने ध्रुव के गाल पर हाथ रखा। ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, तुम हो जहां नसीब, सच में? प्रियांशी झट से बोली, बेशक मैं। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि तभी ध्रुव ने एकदम से उसके गर्दन पड़ी और अगली पाल उसने प्रियांशी के कंधे में अपने फ्रेंड्स दिखा दिए। प्रियांशी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर दी, लेकिन उसके मुंह से हल्की सी भी आवाज नहीं निकली। थोड़ी देर बाद ध्रुव ने प्रियांशी को छोड़ा और धीरे से बोला, आई कैन ट कंट्रोल इट जहानसीब। प्रियांशी धीरे से बोली, कोई बात नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है खुद को कंट्रोल करने की, ओके। बोलकर उसने एक नजर ध्रुव को देखा और फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। ध्रुव ने बिना कुछ बोले प्रियांशी को अपनी बाहों में उठाया और फिर वो उसे लेकर सीधे नीचे गया। बेडरूम में पहुंचते ही ध्रुव ने प्रियांशी को बेड पर लेटा दिया। अब तक प्रियांशी सो चुकी थी। ध्रुव जैसे बाहर गया, वो एकदम से रूहानी से टकरा गया। ध्रुव रूहानी को देखते हुए बोला, आराम से नहीं चल सकती? रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, तुम खुद नहीं देख सकते? ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, रूहानी बहस नहीं करनी अभी मुझे। बोलकर वो जाने के लिए आगे बढ़ गया। तभी रूहानी एकदम से उसका हाथ पकड़कर बोली, ऐसे कैसे चल दिए? तुम ठीक नहीं लग रहे। इतना बोलकर उसने कुछ पल ध्यान को देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे सीधे अपने बेडरूम में लेकर गई। बेडरूम में पहुंचते ही रूहानी ने ध्रुव को बेड पर बैठाया और खुद उसके पास बैठकर उसे गौर से देखने लगी। ध्रुव अचानक से बोला, स्टॉप लुकिंग एट मी लाइक दिस। रूहानी झट से बोली, तो तुम बता दो, मैं तुम्हें कैसे देखूं? तुम गुस्से में नहीं हो पर तुम फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हो। अब मेरा भाई इतना फ्रस्ट्रेटेड है तो मुझे तो टेंशन होगी ना। तो मेरे प्रिय भाई, बताइए आपके फ्रस्ट्रेशन की वजह? ध्रुव कुछ पल रुककर बोला, कोई खास वजह नहीं है। रूहानी गहरी सांस लेकर बोली, तुम भाई हो ना मेरे? ये सुनते ही ध्रुव ने कुछ पल रूहानी को देखा और अगले ही पल बेड पर लेटते हुए उसने रूहानी के लैप पर अपना कर रख लिया। रूहानी बिना कुछ बोले बस उसके बालों में अपनी उंगलियां चलने लगी। ध्रुव धीरे से बोला, मैं जहानसीब को दर्द नहीं देना चाहता रूहानी, लेकिन उसका खून मेरी सबसे बड़ी जरूरत है जिसके बिना रहा भी नहीं जाता। रूहानी कुछ पल रुककर बोली, तुम उसका ब्लड मतलब? ध्रुव बीच में बोला, इसके बारे में सोच नहीं सकती। उसके बारे में कुछ भी सोचने की समझने की आप इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग को लगाम दो। रूहानी गहरी सांस लेकर बोली, ओके ठीक है। अगर भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम सब जानते हैं कि तुम उन्हें दर्द नहीं देना चाहते। तुम तो उनके ऊपर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज तुम्हारे खुद के काबू में नहीं है ना? ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, यही तो प्रॉब्लम है। रूहानी उसे देखते हुए बोली, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक हकीकत है। एक्सेप्ट कर लो, कुछ नहीं होगा। ओके, वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना था। ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, सुन रहा हूं मैं। रूहानी ने एक गहरी सांस ली और फिर वो उससे बोली, कुछ टाइम पहले मुझे एक बूढ़ी औरत मिली थी जिसने मेरे सर पर हाथ रखा था। मैंने उनकी मदद की थी और जाने से पहले उसने मुझे अजीब सा लुक दिया था। उसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि कोई मेरे दिमाग को काबू करने की कोशिश कर रहा था। और फिर इतना बोलती ही रूहानी एकदम से रुकी और अगले ही पल उसने ध्रुव को वो सारी बातें बता दी। हेवन जाने से लेकर के नूर को जो सब कुछ उसने बताया था, वो सब कुछ। ये सारी चीजें जानने के बाद भी ध्रुव आराम से लेटा हुआ था और सीलिंग की तरफ देख रहा था। ध्रुव अचानक से बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये चीज बहुत देर से बता रही हो? रूहानी धीरे से बोली, मैं सबका मूड नहीं खराब करना चाहती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए। ध्रुव उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला, रूहानी रायचंद बहन हो तुम मेरी, मूड खराब नहीं कर रही हो तुम मेरा। ओके, तुम्हारी जिंदगी की कीमत बहुत है मेरे लिए, बताने से बढ़कर, पता है ना? रूहानी कुछ पल रुक कर बोली, सॉरी। बोलकर उसने सर झुका लिया। ध्रुव वैसे ही बोला, अब वो नहीं कर सकती तुम पर काबू। इतनी वेरोनिका की औकात नहीं है जितनी मून गुड्स की पावर है। रूहानी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, वो तो मुझे समझ में आ चुका है।
क्योंकि अब वो मुझ पर काबू नहीं कर पाती। ध्रुव एकदम से उठकर बैठ और रूहानी के गाल पर हाथ रखकर बोला, एक वादा करो मुझे से। रूहानी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हाँ, कैसा वादा? ध्रुव उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, प्रॉमिस मी, अगर कल को किसी भी वजह से तुम्हारे और मेरे मन के बीच का जो कनेक्शन है गलती से इंटरप्ट हुआ तो तुम बातें मुझे बताओगी, कुछ छुपाओगी नहीं। वैसे ये कनेक्शन मैं ज्यादातर बंद रखता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज हमारी पर्सनल लाइफ के बीच हो, इसीलिए मैंने कनेक्शन बंद कर रखा है। लेकिन तुम मुझे सब कुछ बताओगी, सब कुछ, समझ रही हो? रूहानी धीरे से बोली, ओके, समझ गई। आई प्रॉमिस, सब बताऊंगी। ध्रुव ने कुछ पल रूहानी की आंखों में देखा और अगले ही पल उसके फोरहेड पर किस करके वो धीरे से बोला, ध्यान रखना अपना, बोलकर वहां से चला गया। जयपुर, राजस्थान। अगला दिन प्रियांशी जब सोकर उठी थी तब ध्रुव उसके पास नहीं था। फ्रेश होने के बाद वो सीधे नीचे गई और ध्रुव उसे तब भी कहीं नहीं दिख रहा था। तभी झील उसके पास आकर बोली, अभिनव के साथ जा रही हो तुम? प्रियांशी झील को देखते हुए बोली, हाँ मॉम, पापा और ज्यादा नहीं रुकेंगे, यहाँ पर मुझे पता है, तो मैं उन्हें लेकर जा रही हूँ। ध्रुव आ जाए तो एक बार मुझे आप बता देना। इतना बोलकर वो अभिनव के साथ वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद वो अभिनव के साथ शर्मा हाउस में थी। प्रियांशी चारों तरफ देख रही थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा वेरोनिका के जाने के बाद था, कुछ नहीं बदला था। अभिनव प्रियांशी को देखते हुए बोले, प्रिया। ये सुनते ही प्रियांशी ने मुड़कर अभिनव को देखा और फिर बोली, डोंट वरी पापा, कुछ गलत नहीं करने वाली हूं मैं। ओके, बोलकर उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और ऐसा करते ही उसकी हाथों से पर्पल रंग की किस्में निकलने लगी। प्रियांशी धीरे से बोली, बस कंट्रोल करना है, बोलकर उसने गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। अभिनव गौर से प्रियांशी को देख रहे थे। वो पहली बार प्रियांशी को उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए देख रहे थे। थोड़ी देर बाद प्रियांशी ने अपनी आंखें खोली और अभिनव को देखकर बोली, घर पर तो प्रोटेक्शन है पापा, लेकिन आपको अपना भी ध्यान रखना होगा। वो किताब तो रायचंद पैलेस में सेफ रहेगी, पर वेरोनिका आप परिवार कर सकती है, क्योंकि वो किताब हम तक पहुंचने वाले आप हैं। अभिनव कुछ पल रुक कर बोले, सारा कुछ नहीं कर पाएगी। वो मेरा इतने सालों की रिसर्च और इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे वेरोनिका से डर नहीं लगता, मैं संभाल लूंगा। प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, ध्यान रखना पापा, बोलकर अपने एक बार अभिनव को हक किया और फिर वहां से निकल गई। प्रियांशी गाड़ी ड्राइव करते हुए पैलेस की तरफ जा रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कुछ था। प्रियांशी ने जल्दी से मिरर में पीछे देखा और फिर उसने एकदम से गाड़ी रोक दी। इस वक्त उसने जहां पर गाड़ी रोकी थी, दूसरी तरफ पहाड़ जैसा इलाका था और एक तरफ खाई वाला रास्ता था। प्रियांशी अपनी गाड़ी रोते हुए बस ऐसे ही सामने देख रही थी। उसके दिल की धड़कन में बढ़ी हुई थी। तभी अचानक उसके बगल से कुछ होकर निकल। प्रियांशी ने एकदम से अपने बगल में देखा और उसके मुंह से हल्की सी चीज निकल गई। वेरोनिका उसके बगल से होकर निकली थी। उसके बाल खुले हुए हवा में उड़ रहे थे। उसने अपनी टोपी नहीं लगाई हुई थी और वो अपनी आंखों से प्रियांशी को देख रही थी। प्रियांशी खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, बस प्रियांशी शर्मा, इससे डर नहीं सकती तुम, कंट्रोल बोलकर उसने एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी। पर पता नहीं क्यों प्रियांशी की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगा। वो ब्रेक लगाने की कोशिश कर रही थी, पर अब गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा था। प्रियांशी धीरे से बोली, गाड़ी का ब्रेक फेल, पर ये कैसे? वेरोनिका, यू वॉन्ट टू कॉल मी, लगता है तुम्हें फिर से बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, बोलकर प्रियांशी ने एकदम से अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ से पर्पल रंग की किरणें निकालने लगी। इस बार प्रियांशी की आंखें डार्क पर्पल हो चुकी थी। अगले पल गाड़ी एकदम से रुक गई। प्रियांशी तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और वो चारों तरफ देखने लगी। प्रियांशी एक तरफ देख रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसे एकदम से धक्का दिया। प्रियांशी गिरती उससे पहले ही उसने अपने दोनों हाथ खोले और वो अगले पल हवा में उड़ गई। प्रियांशी इस वक्त का खाई के ऊपर हवा में थी और उसके सामने वेरोनिका उसकी गाड़ी के पास खड़ी उसकी तरफ देख रही थी। वेरोनिका तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि आज तुम खुद को बचा लोगी? आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा प्रियांशी, खाई के ऊपर हो तुम, एक पल के लिए भी तुम्हारा कंट्रोल बिगड़ा और अगले ही पल तुम्हारी मौत। प्रियांशी धीरे से बोली, गलत, बहुत गलत सोच रही हो तुम। अगर ये सोच रही हो कि मैं कंट्रोल करूंगी, ऐसा नहीं होगा। वेरोनिका की स्माइल और गहरी हो गई। वो धीरे से बोली, सच में?
इतना बोलकर उसने एकदम से अपनी आंखें बंद करके खोली और अब उसकी आंखें बिल्कुल पूरे ग्रे वाइट थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वेरोनिका ने अपने दोनों हाथ फैलाया और वो प्रियांशी की आंखों में देखने लगे। धीरे धीरे प्रियांशी के हाथ कांपने लगे थे। वो अपनी आंखें बंद करना चाहती थी, नगरी दूसरी तरफ करना चाहती थी, पर कर नहीं पा रही थी। वेरोनिका धीरे से बोली, बस कुछ पल और। प्रियांशी मन में बोली, ध्रुव। उसके इतना कहते ही अचानक से मौसम बिगड़ने लगा। आसमां में काले बादल छा गए और वही वेरोनिका की स्माइल गायब हो गई और वो प्रियांशी के पीछे देखने लगी। प्रियांशी ने एकदम से पीछे मुड़कर ध्रुव की तरफ देखा, जो कि हवा में खड़ा था। उसके विंग्स निकले हुए थे, उसके गोल्डन आइज पूरे रेड थी और उसके बाल उसके फोरहेड को टच कर रहे थे। साथ ही उसके चारों तरफ कई चील थे। ध्रुव ने आगे बढ़कर प्रियांशी के पेट पर हाथ रखा और वेरोनिका को देखकर बोला, क्या लगा, काबू करके मौत होगी। बोलते हुए ध्रुव प्रियांशी को लेकर सीधे जमीन पर आया। उसने प्रियांशी को छोड़ा और वेरोनिका की तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या लगा, मेरी जहानसीब को मुझसे छीन लगी। एक बार फिर से बोलते हुए वो वेरोनिका के सामने आकर रुका। वेरोनिका मुस्कुराते हुए बोली, मुझे चीन की जरूरत नहीं है, चाहूं तो वो खुद को तुमसे छीन सकती है, भूलो मत कि मेरा ही अंश है। ध्रुव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं है, वो तुम्हारा अंश एक बार जन्म दिया था तुमने उसे, लेकिन इस बार जन्म देने वाली तुम नहीं हो। वेरोनिका धीरे से बोली, नजरें दूसरी तरफ। ध्रुव उसके तरफ अपने कदम बढ़ते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, अब नजर तुम पर ही टिकेगी। ध्रुव को अपनी तरफ बढ़ता देख वेरोनिका अपने कदम पीछे लेने लगी थी। ध्रुव एकदम से झुककर धीरे से बोला, खंजर मिलने का इंतजार है, उसके बाद मौत मुबारक हो। वेरोनिका, तुम्हारी अंत के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। वेरोनिका धीरे से बोली, वो खंजर तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगा। ध्रुव धीरे से बोला, क्या पता मेरे पास हो, क्या पता मेरे हाथ आगे करती, वो मेरे हाथ में आ जाएगा और मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूं तो। ये सुनते ही वेरोनिका ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। इससे पहले कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाती, ध्रुव ने प्रियांशी को एकदम से अपने करीब खींचा और अगली पर वो उसे लेकर गायब हो गया। जयपुर, राजस्थान, रात का वक्त। प्रियांशी इस वक्त बालकनी में बैठी हुई थी और वो कुछ सोच रही थी। तभी ध्रुव उसके पास आकर बोला, जहानसीब, यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? प्रियांशी चांद की तरफ देखते हुए बोली, खंजर नहीं है ना तुम्हारे पास? वो खंजर हमें जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। अगर वेरोनिका के हाथ लग गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बोलते हुए प्रियांशी ने ध्रुव को देखा। ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, तुम्हें क्या लगता हूं जहानसीब कि मैं शांति से बैठा रहूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा कि मुझे कोई मतलब नहीं है? प्रियांशी गहरी सांस लेकर बोली, मुझे पता है कि तुम्हें मतलब है, तो तुम ढूंढो ना, और अगर तुम ढूंढ रहे हो तो मुझे बताया क्यों नहीं, और वो किताब, वो पढ़नी है। बोलते हुए प्रियांशी खड़ी हो गई और फिर वो ध्रुव के साइड से होकर तुरंत अंदर चली गई। उसके जाते ही ध्रुव बिना कुछ बोले बस चांद की तरफ देखने लगा। प्रियांशी सीधे स्टडी रूम में गई, जहां पर सारी बुक्स रखी हुई थी। उसकी नजरें सीधे उसे बुक पर चली गई, जो कि अभिनव लेकर आए थे। प्रियांशी ने जल्दी से वो बुक उठाई और वही सोफे पर बैठ गई। प्रियांशी ने वो किताब खोली। उस किताब में कई सारी इंफॉर्मेशन थी। प्रियांशी उन सारी चीजों को चेक करते हुए सीधे उसे पाने पर पहुंचे जहां पर खंजर के बारे में डिटेल थी। प्रियांशी ने पढ़ना शुरू किया। राजकुमारी झिलमिल के मरने के बाद उसे खंजर को बनाया गया था और छुपाया गया था, जिसमें राजकुमारी झिलमिल का अनुष्ठान। वो खंजर आज भी जैसलमेर में कहीं पर है, वहां पर जहां पर सूरज की किरणें कम पहुंचती है, जहां पर वादियां बहुत हैं और जहां पर काली शक्तियां बहुत है। ये पढ़ते ही प्रियांशी धीरे से बोली, जैसलमेर में ऐसी कौन सी जगह है? मुझे तो सिर्फ और सिर्फ वो खंडहर वाला महल याद है जहां पर ध्रुव था। इसके अलावा कौन सी जगह हो सकती है? तभी सामने से आवाज आई, एक जगह है भाभी। ये सुनते ही प्रियांशी ने जल्दी से अपने सामने खड़ी रूहानी को देखा, जो उसकी तरफ आ रही थी। रूहानी प्रियांशी के बगल में आकर बैठी और उससे बोली, एक जगह है जहां पर आप गई थी, जहां पर अपने ध्रुव को निकाला था। आपको याद होगा, वो तो उनका महल था, हमारा महल था, लेकिन जैसलमेर का एक हिस्सा है, क्योंकि वो पूरा जंगल वाला इलाका है और काफी टाइम से कहा जाता है कि वहां पर कुछ नेगेटिव पावर है जो बहुत स्ट्रांग है। प्रियांशी वो किताब बंद करते हुए बोली, जैसलमेर जाना पड़ेगा। रूहानी उसे देखकर बोली, आप अकेले कैसे जाओगी और ध्रुव परमिशन देगा? प्रियांशी कुछ पल रुक कर बोली, तुम्हें अब तक नहीं समझ आया,
रूहानी, अगर ध्रुव शांत है और मैं बेचैन हो रही हूँ, तो इसका साफ मतलब यह है कि इस खंजर को धूप तक पहुंचाने का काम मेरा है। वेरोनिका के अंत में एक हिस्सा मेरा भी आएगा। खंजर उसके हाथ में देने वाली मैं रहूंगी। रूहानी गहरी सांस लेकर बोली, मैं भी चलूंगी आपके साथ। प्रियांशी झट से बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं। रूहानी बीच में बोली, कम ऑन भाभी, ध्रुव मेरा भी भाई है और आप मेरी भाभी हो, तो इतना तो बनता है और जैद को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो इन चीजों के लिए कभी नहीं रोकेगा, तो मैं आपके साथ चलूंगी। कब निकलना है? प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, देर करने का क्या मतलब, काम आज करो या कल करना तो पड़ेगा। तो फिर अभी करते हैं। ये सुनते ही रूहानी मुस्कुरा दी। रूहानी और प्रियांशी के लिए जयपुर से जैसलमेर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं थी, और अब रात हो चुकी थी। सभी लोग शांत थे, कोई कुछ नहीं कर रहा था या शायद करने का इंतजार कर रहे थे। रूहानी और प्रियांशी दोनों जैसलमेर पहुंच चुके थे। इस वक्त प्रियांशी रूहानी को इस महल के पास लेकर आई थी, जहां पर वो ध्रुव से इस बार मिली थी। रूहानी चारों तरफ देखते हुए बोली, ये जगह बहुत पुरानी हो गई है। प्रियांशी उसे देखकर बोली, ये सब छोड़ो और मुझे वो जगह बताओ जिसकी बात उसे किताब में थी। खंजर चाहिए किसी भी कीमत पर। रूहानी कुछ पल रुक कर बोली, भाभी मेरा हाथ पकड़ लिया। बोलकर उसने प्रियांशी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। प्रियांशी ने रूहानी के हाथ में अपना हाथ रखा और फिर कुछ ही पल में वो दोनों एक बड़े से जंगल के बीच थे। प्रियांशी धीरे से बोली, जंगल के बीच है, और इतना बोलते वो रुक गई और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी रूहानी अचानक से बोली, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, ये जगह नॉर्मल नहीं है भाभी। प्रियांशी उसका हाथ पकड़कर बोली, कंट्रोल करो ओके। बोलकर उसने अपनी आंखें खोली और वो रूहानी की आंखों में गौर से देखने लगी। रूहानी धीरे से बोली, ओके। प्रियांशी उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोली, तुम एंजल हो, ये सारी चीजें तुम्हें अफेक्ट कर सकती हैं, इसीलिए मेरे साथ ही रहना। रूहानी चारों तरफ देखते हुए बोली, ठीक है भाभी, और लेफ्ट कुछ है वहां पर। प्रियांशी ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ से पर्पल रंग के कितने निकालने लगी। वो रूहानी का हाथ पकड़े हुए लेफ्ट डायरेक्शन में बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक जगह पर रुकी। प्रियांशी सामने देखने लगी। उसके सामने एक खंडहर बनी हुई थी, जो कि बहुत टूटी फूटी हुई और छोटी सी जगह थी। रूहानी झट से बोली, भाभी हो सकता है यहीं पर हो। प्रियांशी उससे बोली, नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। रूहानी उसे देखकर बोली, आपको कैसे पता? प्रियांशी गहरी सांस लेकर बोली, बस पता है। चुप रहो रूहानी, मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। रूहानी हैरानी से बोली, पर आप मुझे छोड़ोगे क्यों? मैं आपको नहीं छोड़ सकती। और प्रियांशी बीच में बोली, जरूरी है रूहानी, मुझे तुम्हें यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकती हूँ। बोलकर प्रियांशी ने रूहानी का हाथ छोड़ा और फिर उसने रूहानी के चारों तरफ एक लेयर बना दी। रूहानी एंजल थी, नेगेटिव शक्तियां उस पर एक वक्त पर भारी पड़ सकती थी, और प्रियांशी उसकी जान को लेकर कोई खतरा नहीं ले सकती थी। रूहानी धीरे से बोली, भाभी प्लीज। तभी प्रियांशी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, कोई तो मैं छू भी नहीं पाऊंगी, ये वादा है मेरा। यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत और इससे बाहर मत आना। बोलकर वो तुरंत उसे जंगल में अंधेरे में कहीं चली गई। रूहानी वहीं बैठ गई और फिर खुद से बोली, आई जस्ट होप कि आपको वो खंजर मिल जाए। इधर प्रियांशी अपने हाथ से रोशनी करते हुए आगे जा रही थी। वो चल रही थी कि तभी उसे अपने पीछे कुछ फील हुआ। प्रियांशी ने एकदम से मुड़कर पीछे देखा और फिर तेज आवाज में बोली, कौन है? वेरोनिका। उसके इतना बोलते ही वहां पर जोर जोर से हवाएं चलने लगी थी। प्रियांशी धीरे से बोली, नहीं पहुंच पाओगी, और अगर पहुंच भी गई तो तुम्हें लेने नहीं दूंगी, देखते क्या करती हो तुम। बोलकर वो तुरंत आगे बढ़ गई। प्रियांशी के दिमाग में बस एक चीज घूम रही थी, जो उसने आखिरी लाइन पढ़ी थी, और वो तेज आवाज में नहीं पढ़ी थी, उसने बहुत धीरे से पढ़ी थी, और वो ये थी कि जंगल का एक कोना जहां पर थोड़ी ठंडक है। थोड़ी देर बाद प्रियांशी जंगल के एक कोने में पहुंच चुकी थी, जहां पर एक नदी थी, छोटी सी नदी। वहां पहुंचते ही प्रियांशी ने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई और फिर वो तुरंत उसे नदी के अंदर कूद गई। प्रियांशी मन में बोली, वेरोनिका से पहले वो चाहिए मुझे। इतना बोलकर प्रियांशी अपनी नजर चारों तरफ घूमने लगी। कुछ पल में प्रियांशी की नजर एक पत्थर पर गई, जिस पर एक साइन बना हुआ था। वो साइन हेल का था। प्रियांशी सीधे वहां पर गई, उसने पत्थर उठाया। तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर चली गई, जो कि काफी पुराने जमाने का था।
उस पर जंग भी लगी हुई थी और वो पूरी तरह से अंदर धसी हुई थी। प्रियांशी वो बॉक्स उठाने वाले थे कि तबीयत अचानक से वो बॉक्स एकदम से हवा में उड़कर बाहर चला गया। प्रियांशी जल्दी से नदी से बाहर आए और उसके नजरें वेरोनिका की तरफ चली गई, जो कि अपने हाथ में वो बॉक्स पड़े तिरछा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। प्रियांशी चिल्लाकर बोली, वेरोनिका छोड़ो उसे। वेरोनिका मुस्कुराते हुए बोली, इतनी जल्दी क्या है? खैर, खंजर भी हाथ लग गया और तुम भी। तुम्हें खत्म करके सारा किस्सा खत्म कर सकती हूँ मैं, तो फिर करते हैं खत्म। प्रियांशी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, इतना आसान है क्या खत्म करना वेरोनिका? बहुत गलत जा रही हो। तुम ये बॉक्स मुझे वापस दो। वेरोनिका ने कुछ पल प्रियांशी को देखा और अगले ही पल उसने अपने एक हाथ से प्रियांशी की तरफ वार किया। प्रियांशी सीधे नीचे गिर गई और उस वजह से उसके सर पर हल्की सी चोट लग गई। वही रूहानी जो वहां पर बैठी हुई थी, अब उससे ज्यादा इंतजार नहीं किया गया। वो खुद से बोली, ऐसा कैसे हो सकते हैं? इतनी देर हो गई और वो अभी तक वापस नहीं आए। इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था। एक बॉक्स था, उसमें खंजर था, उन्होंने वो खंजर लेना था और यहाँ पर वापस आ जाना था। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। बोलते हुए रूहानी ने अपनी आंखें बंद की और वो ध्रुव से कनेक्ट करने लगी। जयपुर, राजस्थान, रात का वक्त। प्रियांशी इस वक्त वेरोनिका के सामने गिरी हुई थी। उसने एकदम से सर उठाकर वेरोनिका की तरफ देखा, जो अपने कदम पीछे ले रही थी। प्रियांशी धीरे से बोली, नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। बोलते हुए उसने एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ से पर्पल रंग की किरणें निकल गईं। वो किरणें वेरोनिका को लगती उससे पहले ही वेरोनिका ने अपने सामने एक लेयर बना ली। प्रियांशी एकदम से खड़ी होकर बोली, तुम ऐसे नहीं जा सकती वेरोनिका। वेरोनिका मुस्कुराते हुए बोली, तुम मुझे रोक सकती हो। अगर रोक सकती हो तो रोक कर दिखाओ। मैं हूं यहीं पर, देखते हैं कितनी जान है तुम में। ये सुनते ही प्रियांशी ने कुछ पाल वेरोनिका को देखा, तभी उसकी नजर चांद की तरफ चली गई। आज पूरा चांद था और वो हल्का हल्का लाल था। प्रियांशी मन में बोली, कहीं आज ही तो वो दिन नहीं है। गलती कर दी फिर आके। मेरे पीछे आने के चक्कर में तुम खुद अपनी मौत के पास चलती आ गई। बोलते हुए उसने वापस से वेरोनिका की तरफ देखा। प्रियांशी ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने दोनों हाथ आगे कर लिए। कुछ पल में उसके दोनों हाथों से पर्पल रंग की किरणें निकालने लगी थीं और वो वेरोनिका के बने हुए लेयर पर अटैक कर रही थी। वेरोनिका की नजरें प्रियांशी की तरफ थीं। उसे समझ में आ चुका था कि जिस हिसाब से प्रियांशी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी, कुछ ही पल में उसकी बनाई हुई लेयर कमजोर पड़ जाएगी। वेरोनिका ने कुछ पल प्रियांशी को देखा और फिर वो तुरंत वहां से जाने के लिए मुड़ गई। वहीं वेरोनिका के जाते ही प्रियांशी ने अपने हाथ नीचे किए और फिर वो आगे बढ़ गई, पर वो वेरोनिका की लेयर से आगे नहीं जा पा रही थी। प्रियांशी धीरे से बोली, अब क्या करूं मैं? बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। वही रूहानी अभी तक वहां पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और वो ध्रुव से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त उसका ध्रुव के साथ कनेक्शन बहुत कमजोर पड़ रहा था। रूहानी का सारा ध्यान अपने कनेक्शन पर था। तभी उसके सामने से आवाज आई, ये परी। ये सुनते ही रूहानी ने अपनी आंखें खोली और उसकी नजर वेरोनिका की नजरों से जा मिला। रूहानी ने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली और उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वेरोनिका की शक्तियों के आगे रूहानी कमजोर थी और ये हकीकत थी। वेरोनिका जैसे ही थोड़ा सा और आगे पहुंची, वो अचानक से 2 कदम पीछे हट गई। प्रियांशी की बनाई हुई लेयर रूहानी को प्रोटेक्ट कर रही थी। रूहानी एक बार वेरोनिका को देखकर बोली, मेरे पास नहीं आ सकती तुम, एवं तुम क्या कोई भी नहीं आ सकता, और बहुत जल्द तुम्हारी मौत तुम्हारे पास जरूर आएगी। वेरोनिका सार्कास्टिकली बोली, कैसे? कौन देगा? तुम्हारा भाई। वो यहाँ पर है नहीं, और जिस खंजर से वो मुझे मौत देगा, वो खंजर तो मेरे पास है। बोलते हुए उसने अपने हाथ में पड़े हुए बॉक्स को देखा। रूहानी की नजर जैसे ही उस बॉक्स पर गई, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। तभी वेरोनिका उससे बोली, क्या हुआ? हैरान हो गई? कोई बात नहीं, इतनी हैरानी तो चलती है। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मतलब तो सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स से है, और अब मैं इसे लेकर जा रही हूँ। अपनी मौत की कोई वजह नहीं रहने दूंगी मैं। बोलकर वो जाने के लिए मुड़ गई। वेरोनिका कुछ कदम ही आगे बढ़ी थी कि तभी उसके सामने एकदम से एक पेड़ गिर गया। वेरोनिका के कदम एकदम से रुक गए और उसने मुड़कर सीधे ध्रुव को देखा, जो इस वक्त हवा में खड़ा था। उसके विंग निकले हुए थे और वो अपनी लाल आंखों से उसे देख रहा था। वेरोनिका धीरे से बोली, ध्रुव।
बोलते हुए उसके हाथ से बॉक्स छूटकर नीचे गिर गया। तभी ध्रुव नीचे आया और वेरोनिका को देखते हुए बोला, क्या लगा इतनी आसानी से आओगी और चली जाओगी? इतना आसान तो कुछ भी नहीं रहा वेरोनिका। बोलते हुए उसके फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी। वेरोनिका ध्रुव को घूरते हुए बोली, कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा वैम्पायर किंग। बिगाड़ने के लिए तुम्हारे पास वो खंजर होना चाहिए जो अब नहीं है। बोलकर वेरोनिका ने उसे बॉक्स की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कुछ पल में उस बॉक्स पर आग लग गई। धीरे धीरे वो बॉक्स जलने लगा। रूहानी बिना किसी भाव के उस बॉक्स की तरफ देख रही थी। वही ध्रुव सिर्फ और सिर्फ वेरोनिका की तरफ देख रहा था। वेरोनिका मुस्कुराते हुए बोली, अब क्या करोगे? उस खंजर के अलावा तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके जरिए तुम मेरा अंत कर सको। तो अब क्या ही करोगे तुम, ध्रुव रायचंद? ध्रुव अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, क्या लगा तुम्हें वेरोनिका, मैं मेरी जहनसीब को अकेले जाने दूंगा? खंजर लेने के लिए, वो भी मेरी बहन के साथ। वो दोनों आएंगे, खंजर लेंगे, तुम उन पर वार करोगी, उन्हें फांसाओगी, निकल जाओगी। सब कुछ इतनी आसानी से, अच्छे से हो जाएगा। ये सुनते ही वेरोनिका की स्माइल एकदम से गायब हो गई और अब रूहानी के फेस पर स्माइल आ गई थी। रूहानी तेज आवाज में बोली, वेरोनिका, अप्रैल तो अभी तक आया नहीं, बट अप्रैल फूल तुम बन गई। कैसा लगा हमारा मजाक? वेरोनिका धीरे से बोली, क्या क्या मतलब है तुम लोगों का? ध्रुव हल्का सा हंसकर बोला, कुछ समझ में नहीं आया ना? चलो शुरू से शुरू करते हैं। तुम नजर रखे बैठी थी और तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा। यही तुम्हारी गलती थी, क्योंकि मेरी नजर से तो कुछ छुपा भी नहीं सकता, राइट? बोलते हुए ध्रुव वेरोनिका के बेहद पास आ चुका था। वेरोनिका कुछ कर पाती कि उससे पहले ही ध्रुव फिर से बोला, पानी के अंदर गड़बड़ हो सकती है। खंजर इस पानी के अंदर था वेरोनिका, लेकिन जो बॉक्स तुम्हारे हाथ में आया उसमें था क्या? खोल कर देख तो लिया होता। बेवकूफ निकली तुम तो, बहुत बड़ी बेवकूफ। ये सुनते ही वेरोनिका ने कब कर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसे अब जाकर समझ में आया कि पानी के अंदर ही बॉक्स एक्सचेंज हुए थे। जो बॉक्स प्रियांशी बाहर लेकर आई थी, वो बॉक्स खंजर वाला नहीं था। और अब उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि खंजर ध्रुव के पास है और आज वही रात है, लाल चंद वाली रात, द रेड मून, जिस दिन वैम्पायर की पावर से अपने टॉप पर होती है और वेरोनिका चाहकर भी उसका सामना नहीं कर सकती। ध्रुव अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, बहुत इंतजार कर लिया, बहुत जिंदा रह चुकी हो तुम, मरकर जिंदा हो चुकी। लेकिन अब तुम ऐसा मारोगी कि तुम्हारे अमर होने या वापस आने का कोई सवाल नहीं बनेगा। इतना कहते ही वेरोनिका की नजर एकदम से प्रियांशी की तरफ चली गई, जो कि उनकी तरफ ही आ रही थी। वो इस वक्त पूरी तरीके से पानी से भीगी हुई थी और उसकी नजर ध्रुव की तरफ थी। वेरोनिका ने एकदम से अपना हाथ प्रियांशी की तरफ बढ़ाया और कुछ ही पल में वहां एक गड्ढा बन गया और प्रियांशी गड्ढे के अंदर गिर गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। रूहानी तेज आवाज में बोली, भाभी। ध्रुव के नजरें अभी भी वेरोनिका की तरफ थी। तभी वेरोनिका ध्रुव को देखकर बोली, एक बार तुम मुझे हरा सकते हो, लेकिन बार बार जीत नहीं सकते ध्रुव। पर वेरोनिका कभी हार नहीं मानती है। हेल चाहिए मुझे, और उसके बदले में मुझे तुम्हारा पूरा खानदान खत्म करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। वेरोनिका तिरछा मुस्कुरा कर बोली, अब वक्त नहीं है तुम्हारे पास, खंजर से मुझे मार लो या फिर अपनी जहनसीब को बचा लो, क्योंकि तुम्हारी जहनसीब की जिंदगी की दुनिया मेरे पास है। एक गलती और ये गड्ढा हमेशा के लिए बंदर, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म। वही प्रियांशी गड्ढे के अंदर वेरोनिका की बातें सुन रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर मन में बोली, तुम्हें पता है ना ध्रुव, मुझे कुछ नहीं होगा। वही ध्रुव जो अभी तक वेरोनिका को देख रहा था, उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। प्रियांशी उसके साथ टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट कर रही थी। ध्रुव मन में बोला, कुछ नहीं होगा जहनसीब, और ना मैं कुछ होने दूंगा। प्रियांशी फिर से बोली, बस फिर खत्म करो इस वेरोनिका का किस्सा। बहुत हो चुका, इससे ज्यादा जिंदगी ये डिजर्व नहीं करती है। और इसे तुम्हें खत्म करना है, क्योंकि 15 मिनट में मून की रेडनेस खत्म होती चली जाएगी। वक्त निकल जाएगा, लेकिन वक्त से पहले तुम्हें ये खत्म करना होगा। डू समथिंग। बोलकर वो वही टिकर आराम से बैठ गई। वही झील और राजवीर इस वक्त टेरेस पर थे और उन दोनों की नजर चांद की तरफ थी। झील धीरे से बोली, वीर ध्रुव अपना काम कर पाएगा ना? ये आखिरी मौका है। अगर वो नहीं कर पाया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। राजवीर सामने चांद की तरफ देखते हुए बोला, जान, वो तुम्हारा बेटा है। उसकी शक्तियां तुम्हारे जितनी हैं या तुमसे भी परे है। कायनात उसके काबू में है, तो फिर एक खंजर से वार करना उसके हाथ से बेकाबू नहीं होगा।
ये सुनते ही झील ने एक बार राजवीर को देखा और फिर वो सामने देखने लगी। इधर जंगल में रूहानी की नजरें ध्रुव की तरफ थी। उसे पता था कि आखिर ध्रुव के दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि ऑलरेडी वो और ध्रुव एक दूसरे से हमेशा कनेक्ट ही रहती थी, जब तक कोई ब्रेक ना करे। और इस वक्त भी वो दोनों कनेक्ट थे। ध्रुव ने एक बार रूहानी को देखा, तभी रूहानी एकदम से मुस्कुरा दी। रूहानी की नजर एक बार चांद की तरफ गई और फिर वो मन में बोली, जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं है ध्रुव। तभी वेरोनिका तेज आवाज में बोली, वक्त निकलता जा रहा है ध्रुव, और तुम्हारे हाथ से मौका भी निकलता जा रहा है। बोलते हुए वो अपने कदम पीछे लेती जा रही थी। ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, तुम्हें पता है वेरोनिका, तुम कभी किसी के प्यार के लायक नहीं हो। ये सुनते ही वेरोनिका के कदम एकदम से रुक गए और वो ध्रुव को देखने लगी। ध्रुव उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम अपने आप की नहीं हो पाए। डाक अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, है ना? लेकिन तुम उनकी भी नहीं हो पाए। वेरोनिका गुस्से में बोली, वो मेरे कभी नहीं हुए, उन्होंने मेरी जगह उस राजवीर को दे दी। क्या था राजवीर? सिर्फ और सिर्फ एक डिमन था। मैं उनका अंश थी। उन्होंने मुझे छोड़कर उसे पूरा हेल्प उसके हाथ में रख दिया। गलत उन्होंने किया, मैंने नहीं। ध्रुव उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, और तुमने क्या किया? तुमने पूरे हाल को श्राप दिया, क्या सोचकर? वेरोनिका चिल्लाकर बोली, मुझे बर्बाद करना है सबको, दिया मैंने श्राप, और अगर मौका मिला तो दोबारा दूंगी। पूरी जिंदगी इस उम्मीद में रही मैं कि एक दिन होगा, सब मेरे कंट्रोल में होगा, और जब बारी आई तो फिर युवराज और राजवीर में से राजवीर को वो गाड़ी दे दी। मेरा क्या, वो अगर मुझे भूल गए तो मैं उन्हें याद नहीं रखूंगी। सुना तुमने, मैं किसी की भी सगी नहीं रहूंगी, अगर कोई मेरा नहीं होगा। ध्रुव अचानक से रुक कर बोला, पर क्या फायदा वेरोनिका, आखिर में तुम्हारे पास कोई बचेगा नहीं। अकेले राज करके करोगी क्या तुम? जब तुम्हारे लिए कोई होगा ही नहीं, किसे देखकर खुश होगी तुम? वेरोनिका हल्का सा हंसकर बोली, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले काफी हूं खुद को खुश रखने के लिए। और इतना बोलते ही वो ध्रुव की तरफ मुड़ी और उससे बोली, सबको मारकर मुझे सुकून। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि तभी ध्रुव ने एकदम से एक खंजर निकाला और उसने सीधे वो खंजर वेरोनिका के सीने में घुसा दिया। वेरोनिका के मुंह से एकदम से चीख निकल गई और वो हैरानी से ध्रुव की तरफ देखने लगी। ध्रुव इविल स्माइल करते हुए बोला, गलती कर दी वेरोनिका, ध्यान नहीं भटकना चाहिए था। वेरोनिका ने एक बार अपने सीने की तरफ देखा, उसके सीने से खून बह रहा था। वो खंजर उसके सीने में धंसा हुआ था। उसने अपना एक हाथ उठाकर उसे गड्ढे की तरफ अपना हाथ ले जाने की कोशिश की। तभी ध्रुव ने एकदम से उसका हाथ पकड़ा और अगले ही पल वेरोनिका जोर जोर से चीखने लगी, क्योंकि ध्रुव के अंदर उसका हाथ बुरी तरीके से जल रहा था। वही रूहानी जल्दी से आगे आए और उसने उसे गड्ढे की तरफ अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया। कुछ पल में प्रियांशी उसे गड्ढे से बाहर थी। अब तक प्रियांशी काफी कमजोर पड़ चुकी थी। रूहानी प्रियांशी के पास गई और उससे बोली, भाभी आप ठीक हो? प्रियांशी धीरे से बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। बोलते हुए उसकी नजरें ध्रुव की तरफ चली गई। उसने एक बार चांद की तरफ देखा, चांद नॉर्मल हो चुका था और वही वेरोनिका धीरे धीरे मिट्टी बनने लगी थी। कुछ पल में वेरोनिका पूरी तरीके से मिट्टी बन चुकी थी। ध्रुव प्रियांशी को देखकर बोला, तुम्हें पता है जहनसीब आखिर तुम्हें क्या करना है? प्रियांशी खड़ी होते हुए बोली, बिल्कुल पता है। रूहानी ने इस वक्त प्रियांशी की हेल्प की हुई थी। उसने प्रियांशी को कंधे से पकड़ा हुआ था। प्रियांशी थोड़ा सा आगे बढ़ी और फिर वेरोनिका की राख को देखते हुए वो बोली, तुमने मुझे बनाया था अपनी शक्तियों से। मैं फिर से जन्म लेकर आई इस दुनिया में, इंसान बनकर, लेकिन फिर भी मेरे अंदर तुम्हारा अंश है। तभी मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाती और मैं तुम्हें खुद आजाद करती हूँ इस दुनिया में। तुम्हारा इकलौता अंश मैं हूँ और तुम्हारे अंश होने के हक से मैं तुम्हें आजाद करती हूँ कि तुम अब कभी वापस नहीं आ सकती, कभी नहीं। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखें एक कतरा आंसू बहते ही वेरोनिका की राख पर गिर गया। पिछली बार वेरोनिका वापस ही इसीलिए आ आई थी क्योंकि प्रियांशी थी। कायनात को ही अंदाजा था कि प्रियांशी इस दुनिया में आएगी और जब तक वेरोनिका का अंश उसे खुद जाने ना दे, वेरोनिका नहीं जा सकती थी। इसलिए वेरोनिका वापस बनी थी। वो वापस आई थी, लेकिन इस बार प्रियांशी ने उसे खुद आजाद किया था। वो चाहकर भी वापस नहीं आ सकती थी। प्रियांशी ने एक बार ध्रुव को देखा और धीरे से बोली, वो चली गई, हमेशा के लिए चली गई। बोलकर प्रियांशी एकदम से ध्रुव के सीने से लग गई। ध्रुव ने बिना कुछ बोले प्रियांशी के ऊपर एकदम से अपनी पकड़ मजबूत कर दी। रूहानी मुस्कुराते हुए बोली,
ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ का सबसे बड़ा विलेन चला गया। रूहानी की बात सुन प्रियांशी हल्का सा मुस्कुरा दी। अगला दिन सभी लोग पैलेस में हॉल में बैठे हुए थे। प्रियांशी सबको देख रही थी और कुछ सोच रही थी। तभी वो धीरे से बोली, आप सब लोग इतने शांत क्यों हैं? अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है ना, तो सबकी शक्ल ऐसे क्यों बनी हुई है, जैसे अभी भी कुछ बाकी है? झील उसे देखकर बोली, कुछ बाकी तो नहीं है, पर अभी भी कुछ अधूरा सा लग रहा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्यों। प्रियांशी अपने सर पर हाथ रखकर बोली, मॉम, इसे अधूरा सा लग रहा नहीं कहते, इसे कहते हैं कि सब कुछ खाली खाली से लग रहा है। आप ये बोलो ना कि पार्टी करनी है। राजवीर प्रियांशी को देखकर बोला, वो सारी चीज तो बाद में होगी प्रियांशी, पर सबसे पहले एक चीज होगी और वो होगी तुम्हारी ताजपोशी। तुम वैम्पायर किंग की क्वीन हो, तुम्हें उसे दुनिया में तुम्हें क्वीन का आधा देना बाकी है, एक आखिरी काम। ये सुनते ही प्रियांशी की नजरें ध्रुव की तरफ चली गई। ध्रुव उसे अपनी तरफ देखता पाकर बोला, रिलैक्स जहनसीब, कोई वैम्पायर तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला, कोई तो मैं छू नहीं सकता, यू आर द क्वीन। प्रियांशी धीरे से बोली, आई नो, पर इतने सारे वैम्पायर के बीच में होने से भी मुझे डर लग रहा है। झील मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी, आदत पड़ जाएगी। जब मैं पहली बार हेल गई थी ना, और जब मुझे हेल क्वीन के तौर पर वीर ने सबके सामने इंट्रोड्यूस किया था, तब मैं भी डर गई थी। मतलब उस वक्त लगा था, लेकिन उसके बाद से आज तक आई एम द क्वीन और मैं हमेशा क्वीन ही रहूंगी। ये सुनते ही प्रियांशी ने हल्का सा मुस्कुरा दी। पूरा दिन ऐसे ही निकल चुका था और रात को प्रियांशी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने मैरून कलर का एक गाउन पहना हुआ था, जो कि फुल स्लीव का था और उसके साथ भी नेक लाइन थी। प्रियांशी खुद को मिरर में देखते हुए बोली, वैम्पायर की दुनिया कैसी होती होगी, मैं तो कभी देखी भी नहीं है, कितना अजीब होता होगा ना सब कुछ। तभी उसके पीछे से आवाज आए, कुछ खास अजीब नहीं होता है। ये सुनते ही प्रियांशी ने एकदम से मुड़कर नूर को देखा और वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, नूरी मासी आप? नूर उसके तरफ बढ़ते हुए बोली, हाँ, मैं भी एक वैम्पायर हूँ और इस सेरेमनी का हिस्सा मुझे भी बना है। सबकी तरह तुम्हें हमारी क्वीन बनते हुए देखना है। प्रियांशी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ओके, मेरा गोल्डन आइस वाला वैम्पायर है कहाँ पर? नूर मुस्कुराते हुए बोली, इंतजार कर रहे हो तुम्हारा बाहर। प्रियांशी धीरे से बोली, मैं हैंडल तो कर पाऊंगी ना? आई मीन, दुनिया चाहे जो भी हो, लेकिन किंग और क्वीन की जिम्मेदारी सबसे ऊपर होती है, तो ये मुझे हैंडल हो पाएगा या नहीं? नूर उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, प्रियांशी, तुम द वैम्पायर किंग की जहनसीब हो, वो जहनसीब जो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो जब बात उसे दुनिया की आएगी, तो तुम उसे अच्छे से संभालोगे और मुझे तुम पर विश्वास है, ध्रुव को विश्वास है, तो कुछ नहीं होगा। ओके, अब चले। प्रियांशी गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, ओके। नूर प्रियांशी का हाथ पकड़कर उसे लेकर तुरंत बेडरूम से निकल गई। इस सेरेमनी में सब नहीं जा सकते थे, वो वैम्पायर की दुनिया थी और वैम्पायर की दुनिया का हिस्सा और कोई नहीं बन सकता था। वहां पर सिर्फ और सिर्फ वैम्पायर ही होंगे। नूर जैसे ही प्रियांशी को बाहर लेकर गई, तभी प्रियांशी की नजरें एकदम से ध्रुव की तरफ चली गई। ध्रुव इस वक्त एक तरफ खड़ा था और सामने चांद की तरफ देख रहा था। उसने ब्लैक कलर का ओवरकोट पहना हुआ था, उसके बाल उसके फोरहेड को टच कर रहे थे और उसके गोल्डन आइज इस वक्त हल्की डार्क थी। नूर ने प्रियांशी को ध्रुव के पास छोड़ा और फिर मुस्कुरा कर बोली, तुम लेकर पहुंचे, तुम्हारी क्वीन को मैं भी आता हूं, बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। नूर के जाते ही प्रियांशी धीरे से बोली, ध्रुव मैं। ध्रुव बीच में बोला, मुझ पर विश्वास रखना है तुम्हें जहनसीब, बस। ये सुनते ही प्रियांशी ने बिना कुछ बोले ध्रुव का हाथ थाम लिया और फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। ध्रुव ने प्रियांशी को अपने पास खींचा और कुछ ही पल में प्रियांशी ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद प्रियांशी ने अपनी आंखें खुली और वो चारों तरफ हैरानी से देखने लगी। इस वक्त वो जहां पर थी, वहां चारों तरफ खून की एक स्मेल थी। वैम्पायर की सबसे बड़ी कमजोरी खून होती है और वहां साफ पता चल रहा था कि चारों तरफ खून था। बड़े बड़े महल थे, कई छोटी जगह भी थी। वो एक अलग दुनिया थी और इस वक्त प्रियांशी ध्रुव के साथ एक बड़े से हाल में थी, जहां पर चारों तरफ लोग बैठे हुए थे और वही वो ध्रुव के साथ सेंट्रल एरिया में थी, जहां पर 2 सीट्स लगी हुई थी। ध्रुव प्रियांशी के कान में बोला, रिलैक्स जहनसीब, तुम्हें यहां पर रहना नहीं है, ये बस एक दुनिया है जहां पर वैम्पायर हमेशा रहते हैं। प्रियांशी धीरे से बोली, कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। बोलते हुए उसने एक बार ध्रुव को देखा।
तभी उसकी नज़र नूर की तरफ चली गई, जो कि एक ट्रे लेकर उसकी तरफ ही आ रही थी। नूर के दोनों तरफ से दो और लड़कियां थीं, जो कि वैम्पायर ही थीं। नूर एक जगह रखकर बोली, सब जानते हैं कि हमारे थे वैम्पायर किंग में अपनी सालों की मोहब्बत से शादी की, अपनी वही पुरानी मोहब्बत को वापस से जिंदा किया, जो कहीं चली गई थी, कहीं खो गई थी उनकी मोहब्बत प्रियांशी, जो आज हम सबके बीच मौजूद है। बोलते हुए उसने प्रियांशी को दिखा। ध्रुव प्रियांशी का हाथ थाम कर बोला, बताने की जरूरत नहीं है, ना किसी को जताने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ एक ओहदा दिखाने की जरूरत है। तो आज फिर मेरी जहनसीब को वो तक मिलेगा, यहाँ की क्वीन होने का हक मिलेगा। ध्रुव की बात सुन वहां पर जितने भी वैम्पायर मौजूद थे, सभी ने ताली बजाने शुरू कर दी थी। खास बात यह थी कि उन सभी ने प्रियांशी को अपनी क्वीन के तौर पर एक्सेप्ट किया था, जो कि काफी रेयर था। शायद वजह ध्रुव की मोहब्बत थी और वजह यह भी थी कि प्रियांशी कोई एंजल नहीं थी, वो खुद एक विच थी, उसके पास काली शक्तियां थीं। ध्रुव ने वापस से प्रियांशी की तरफ देखा, वो उसकी डार्क ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला, आज मैं तुम्हें खुद वो ताज देने वाला हूं जो तुम डिजर्व करती हो जहनसीब। मेरी क्वीन होने का ताज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे, मेरे साथ हर कदम पर तुम रहोगी, उसे बात का एहसास है और ये तुम्हारा हक है। नूर मुस्कुराते हुए थोड़ा सा आगे गई। ध्रुव ने नूर के हाथ में ट्रे पर से रखा हुआ कपड़ा हटाया और तभी प्रियांशी की नज़र उस ट्रे में रखे हुए एक ताज पर गई, जो कि एक टियारा जैसा था। ध्रुव ने वो ताज उठाकर प्रियांशी के सर पर लगाया। इसी के साथ वहां पर तालियां और तेज हो चुकी थीं, वहीं प्रियांशी की दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। ध्रुव ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम इसकी इकलौती हकदार हो। जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक तुम्हारी सांस है, तब तक तुम्हारा इस पर हक है, और ये हक ना तुम किसी को दोगी, ना मैं किसी को लेने दूंगा। ये मेरा वादा है। बोलकर उसने प्रियांशी को वहीं पर बैठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, हक मंजूर है, द वैम्पायर किंग, मतलब मेरे गोल्डन आइस वाले वैम्पायर। बोलते हुए वो ध्रुव की आंखों में देख रही थी। वही उसकी बात सुन ध्रुव हल्का सा मुस्कुरा दिया। 3 महीने बाद रायचंद पैलेस, रूहानी इस वक्त हॉल में घूम रही थी और नूर उसके पीछे थी। नूर गुस्से में बोली, रूहानी अभी के अभी मेरा फोन वापस दो। रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो नहीं देने वाली मासी, जो करना कर लो, वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकती। नूर उसे घूरते हुए बोली, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? रूहानी सार्कास्टिकली बोली, मैं आपको चैलेंज करूंगी। अगर आपको चैलेंज लगता है तो चलेगे, ले लो। ये सुनते ही नूर ने एकदम से रूहानी को घूरा। तभी जैद रूहानी को एक तरफ खींचते हुए बोला, बस नूर मासी, कंट्रोल। ये सुनते ही नूर गहरी सांस लेकर बोली, तो इसे बोलो मेरा फोन वापस दे दे। रूहानी मुंह बनाते हुए बोली, पर आप जा क्यों रही हो? मत जाओ ना, मैं आपके बेटे से भी बात करूंगी, आपके पति से भी बात कर लूंगी, तब से बात कर लूंगी। और नूर बीच में बोली, शट अप, तुम क्या चाहती हो? मैं यहीं पर पड़ी रहूं? लिसा और मयंक भी तो चले गए, तुम मुझे भी तो जाना होगा ना, मेरा खुद का घर है। जैद ने रूहानी के हाथ से फोन लिया और फिर नूर को देकर बोला, सॉरी मासी, ये थोड़ी पागल हो चुकी है। रूहानी वहीं सोफे पर बैठकर बोली, बिल्कुल मैं पागल हो चुकी हूं, सबका दिमाग सही है। नूर रूहानी के पास जाकर बोली, रूहानी मुझे जाना पड़ेगा वापस, अंगद का भी काम है और दक्षित वो भी यहाँ पर नहीं रह सकता। हम इंसानों के बीच रहते हैं तो इंसानों की तरह बिहेव करने दो, ओके? अंगद और दक्षित बाहर गाड़ी में मेरा वेट कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ। बहुत मुश्किल से दी को मनाया है, तुम मत नाटक करो, हाथ जोड़ती हूँ यार। रूहानी धीरे से बोली, ओके जाओ, पर आप मुझे डेली कॉल करोगी और अपना ध्यान रखना, बाय। नूर मुस्कुराते हुए झुककर एक बार रूहानी का फोरहेड पर किस किया और फिर जाने के लिए आगे बढ़ गई। नूर एकदम से रुकी और मुड़कर बोली, प्रियांशी वो अपने घर पर है, उससे मैं बात कर लूंगी, लेकिन उसे बता देना कि मैं जा रही हूं और ये समझा देना कि गुस्सा ना करे। बोलकर नूर बाहर चली गई। नूर सीधे जाकर गाड़ी में बैक सीट पर बैठी दक्षित को देखकर बोला, उस रूहानी ने आपको छोड़ दिया, मुझे तो लगा था आपके कमरे में बंद करने वाली है। नूर धीरे से बोली, तुम ये चाहते हो कि वो मुझे कमरे में बंद करें? तभी अंगद तेज आवाज में बोला, बस तुम माँ बेटे फिर से मत शुरू हो जाना, चले। दक्षित मुस्कुराते हुए बोला, ओके डैड। बोलकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वहीं अंदर जैद रूहानी के पास बैठकर बोला, इतना परेशान क्यों हो रही हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे पास।
ये सुनते ही रूहानी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो जैद को देखकर बोली, तुम ही तो आई लव यू। बोलकर वो एकदम से जैद के सीने से लग गई। जैद धीरे से बोला, तुम्हारी मूड स्विंग्स ना मुझे समझ में नहीं आते। रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, समझ में तो मुझे भी नहीं आते, पर मुझे अच्छा लगता है। वैसे मॉम डैड कहाँ पर है? जैद कुछ पल रुक कर बोला, आई थिंक हेल गए हैं किसी काम के लिए। रूहानी धीरे से बोली, ओके तो हम भी चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर। जैद मुस्कुराते हुए बोला, ओके। वही झील और राजवीर इस वक्त हेलमेट उसके साथ लिसा और मयंक बाइट डाक से एक बात हुई थी, जिसके बाद से सभी लोग एक जगह पर बैठे हुए डिस्कशन कर रहे थे। झील धीरे से बोली, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं किसी कंपनी के लिए डिस्कशन कर रही हूँ। राजवीर उसे देखकर बोला, तो वैसे ही समझ लो जान बस। झील धीरे से बोली, ओके पर ध्रुव कहाँ पर है? 2 दिन से मुझे अपने बेटे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लिसा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, प्रियांशी के पीछे ही होगा। प्रियांशी के बिना उसका मन कहाँ लगता है? 2 दिन से प्रियांशी पैलेस में नहीं है, तो फिर ध्रुव भी पैलेस में नहीं रह रहा। झील हल्का सा मुस्कुराकर बोली, सच में दीवाना है, पर अपने बाप का ही बेटा है, तो ये हरकत तो करेगा ही। ये सुनकर राजवीर को छोड़कर मयंक, लिसा और झील तीनों मुस्कुरा दिए। वही शर्मा हाउस में प्रियांशी इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और अभिनव ने उसके सामने खाने का ढेर लगाया हुआ था। प्रियांशी कुछ पल रुककर बोली, सीरियसली पिताश्री? अभिनव कुछ पल रुककर बोला, क्या सीरियसली? तुम्हें याद दिला दूं तो तुम 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हो, खाना पीना नहीं खाओगे तो फिर क्या होगा तुम्हारा? प्रियांशी अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, पर पिताश्री मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल का है। मेरा बच्चा जो भी होगा ना वो बहुत पावरफुल होगा। अभिनव अपने सर पर हाथ रखते हुए बोले, तुम ये बार बार मुझे क्यों बताती रहती हो कि तुम नॉर्मल नहीं हो? पर मैं तो नॉर्मल हूं ना। चुपचाप से खाना खत्म करो, वरना वो ध्रुव आ जाएगा और वो फिर कुछ ना कुछ बोलेगा। ये सुनते ही प्रियांशी चुपचाप खाना खाने लगी। करीब 1 घंटे बाद डोर बेल बजी। प्रियांशी ने जल्दी जाकर गेट खोला और सामने ध्रुव को देखते हुए एकदम उसके सीने से लग गई। ध्रुव प्रियांशी के सर पर किस करते हुए बोला, जब मेरी इतनी याद आ रही थी तो तुम्हें यहां पर आने की क्या जरूरत थी, जहनसीब? प्रियांशी उससे दूर होते हुए बोली, मुझे मेरे पापा से भी बात करनी थी, उनकी भी याद आती है मुझे। तभी पीछे से आवाज आए, तुम अंदर आओगे? ध्रुव अभिनव को देखकर बोला, नहीं जहनसीब को लेने आया हूं क्योंकि मुझे इसके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना और 2 दिन बहुत होते हैं। मिस्टर शर्मा, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिल सकता आपको। अभिनव कुछ पल रुककर बोले, ओके फाइन, ध्यान रखना। और ध्रुव बीच में बोला, डोंट वरी, आपकी बेटी मेरी दीवानगी है, इस पर तो कोई आज नहीं आने दूंगा। बाय बाय मिस्टर शर्मा। बोलकर ध्रुव तुरंत प्रियांशी का हाथ पकड़कर उसे लेकर बाहर चला गया। उनके जाते ही अभिनव धीरे से बोले, प्यार में पागल। बोलकर उन्होंने गेट बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद ध्रुव और प्रियांशी गाड़ी में थे। प्रियांशी कुछ सोचते हुए बोली, ध्रुव बेटी होगी या बेटा? ध्रुव सामने देखते हुए बोला, बेटी। ये सुनते ही प्रियांशी की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं और वो ध्रुव को देखकर बोली, पिछले 2 महीने से मैं हर रोज तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तुम मुझे जवाब नहीं देते। आज तुम डायरेक्टली बोल रहे हो, बेटी, इट्स मीन हमारी बेटी आने वाली है। ध्रुव प्रियांशी के पेट को हल्का सा टच करके बोला, यस जहनसीब, हमारी बेटी। ये सुनते ही प्रियांशी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू। बोलकर उसने एक बार ध्रुव के गाल पर किस किया और फिर गाड़ी से बाहर देखने लगी। ध्रुव सामने देखते हुए मन में बोला, कहानी शुरू हुई थी बंदिशें से, आज आजाद हुई है तेरी बाहों में। कहानी शुरू हुई थी तेरे डर से और आजाद हुए आज हमारी निशानी से। कहानी शुरू हुई थी बेहद चालबाजी से और आज आजाद हो रही है बेहद दीवानगी से। वही प्रियांशी जो बाहर देख रही थी, उसके फेस की स्माइल और बड़ी हो चुकी थी। सो दैट्स इट, हियर इट एंड्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।